हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं कि ग्लाइकोलिसिस के बारे में जानना हमारे शरीर के ऊर्जा उत्पादन को समझने में कैसे हेल्प होता है? मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रक्रिया को समझने से हमें यह फायदा होगा कि हम अपने शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं से और कोशिका स्तर पर ऊर्जा उत्पादन की गहराई को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकने में सक्षम हो सकते हैं। मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की रजिस्टर रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। हमारा प्लांट फिजियोलॉजी चल रहा है जिसमें कि हमने आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट चल रहा है, जिसके हमने 4 पार्ट बहुत अच्छे से कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने बेसिक आपको स्ट्रक्चर बताया कि किस तरह आपका ग्लाइकोलिसिस ईएमवी पाथवे भी बोलते हैं जिसे, और आपका जो लिंक रिएक्शन है जिसे हम गेटवे पाथवे बोलते हैं, और ऐसे ही आपकी क्रेब साइकिल और आपका ईएमवी ईटीएस, इसके बारे में हमने आपको जनरल फीचर्स कुछ इंफॉर्मेशन दी जिससे कि आपको ये पता चले कि मतलब कहाँ पर किस तरह का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पर फास्फोरिलेशन हो रहा है, और कहाँ पर आपका कितनी एटीपी बन रही है या कितनी एटीपी नहीं बन रही, किसके ऑक्सीडेशन से आपका एनएडीएच ऑक्सीडाइज होता है या फिर एनएडीएच का फॉर्मेशन होता है। इस तरह का हमने ये देखा कि जो आपकी ग्लाइकोलिसिस है वो साइटोसॉल में होती है, और आपका जो लिंक रिएक्शन है और आपका क्रेब साइकिल है ये कहाँ होती है, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और वहीं पर आपका जो ईटीएस है वो आपका क्या होता है, ये आपका होता है, आप कह सकते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, या फिर हम ये भी कहते हैं हाँ यही होता है। हम अब देखेंगे आपका ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के सिंपल कौन कौन से आपका रूट होता है, किस तरह हम करते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस को हम ईएमवी पाथवे भी बोलते हैं। ईएमवी पाथवे क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको डिस्कवर करने में आपके ये साइंटिस्ट का इबेडन, ये साइंटिस्ट है इबेडन, मेयरहॉफ एंड पारनास, ये 3 साइंटिस्टों ने भी आपका क्या है ग्लाइकोलिसिस पर काम किया, और ये नाम इसको ऑब्टेन करने या प्रपोज करने में इनने भी हेल्प किया, इसलिए हम इसे ग्लाइकोलिसिस या साइंटिस्ट के नेम पर हम इबेडन, मेयरहॉफ एंड पारनास यानी कि आपका ईएमवी पाथवे बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ग्लाइको यानी ग्लूकोज ऑसिलिसिस यानी ब्रेकडाउन, यानी कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। अब ग्लाइकोलिसिस कॉमन पाथवे बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन। हमें पता है एरोबिक और एनारोबिक, एरोबिक जो कि आपका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है रिस्पिरेशन, और एनारोबिक जो कि आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होने वाला रिस्पिरेशन है। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में आपको बताया है कि जो एरोबिक और एनारोबिक जो है आपका, जो आपका ये क्या, ये ग्लाइकोलिसिस जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कहाँ होती है, आपकी साइटोसॉल में होती है। कहाँ होती है? साइटोसॉल, दोनों ही, चाहे प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों में ही आपकी ग्लाइकोलिसिस जो होगी वो कहाँ होगी, आपकी होगी साइटोसॉल में। 2 कंडीशंस दिखाते हैं ग्लाइकोलिसिस में, और ग्लाइकोलिसिस में हमारे एटीपी कितना बनता है, 8 बनता है। आपका एरोबिक ग्लाइकोलिसिस यानी कि एब्सेंस ऑफ एरोबिक ग्लाइकोलिसिस यानी कि प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो टूटता है 2 पायरुविक एसिड में, और आपका क्या 2 एनएडीपी रिलीज करता है और 2 NADH2 बनाता है। अब यहाँ पर जो है एरोबिक कंडीशन में आपका एटीपी जो है कहाँ चला जाएगा, जो NADH2 बना ये चला जाएगा आपका ETS में। ETS यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसमें जाएगा और वहां पर ये या तो 6 बनाएगा या फिर क्या बनाएगा, 4 एटीपी का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा? क्योंकि हमने देखा है ETS भी आपका 2 तरीके का होता है। ये लैक्टिक एसिड आपको वो हम आगे देखेंगे, आपको धीरे धीरे पता चलेगा। तो ETS आपका क्या हुआ, 6 एटीपी या 4 एटीपी। तो यहाँ पर हमारा जो टोटल एटीपी जो होगा वो या तो 6 बनेगा या फिर 8 बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या 2 बनेगा। फिर इसके बाद एनारोबिक कंडीशन, एनारोबिक कंडीशन में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। यहाँ पर भी 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो आपके 2 पायरुविक एसिड में ही ब्रेक डाउन होता है, और आपका 2 एटीपी फ्री करता है। यहाँ पर देखो 2 एटीपी फ्री किया, और आपका 2 NADH जो है जो कि ETS में नहीं जाता है, यहाँ पर ETS में नहीं जाता है। ETS में ना जाके क्या होता है, एटलाइज हो जाता है, फर्मेंटेशन होता है, क्योंकि एनारोबिक रिस्पिरेशन को हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। तो फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेशन में आपका क्या है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और आपका अल्कोहलिक आपका फर्मेंटेशन। अब इसी में क्या होगा, जो NADH है
वो किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा NAD, आपका हाइड्रोजनेस हो जाएगा एंजाइम्स की हेल्प से आपका NAD में। तो यहाँ पर क्या होता है, ATP केवल यही दो बनी है, इसके आगे नहीं बनती। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो आपका 2NADH है, ये क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ये क्या करता है, ये सीधा आपका फर्मेंटेशन करता है। फर्मेंटेशन में 2 टाइप होते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक। तो उसमें जाके ये क्या करता है, 2 ATP को, यहाँ पर नेट चार्ज क्या है, 2 ATP है। तो हम यहाँ कह सकते हैं ग्लाइकोलिसिस में आपके ATP क्या है, 8 बनते हैं। क्यों? क्योंकि जो एनारोबिक है उसमें 2 बन रहा है तो फिक्स है, और एरोबिक में हमारे क्या है, 6 बनेगा या फिर 4 बनेगा। तो यहाँ का अगर 6 बनेगा तो वो प्लस करके, तो यहाँ पर क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस से हमारा ATP की नेट गेन्स क्या होती है, 8 होती है। अब हम देखेंगे ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में टोटल 10 स्टेप्स होती है। कितनी स्टेप्स होती है, 10 स्टेप्स होती है। और जिसमें कि 10 स्टेप में फर्स्ट स्टेप एंड थर्ड स्टेप और 10 स्टेप ये क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। कैसी होती है, और रिवर्सिबल होती है। और बाकी की जितनी है वो कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है। तो हमारा जो ग्लाइकोलिसिस है वो आपका 2 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। एक प्रिपरेटरी फेज जिसमें 5 स्टेप होती है, दूसरी पे आउट फेज या फिर अब इसी को प्रिपरेटिव फेज है। इसमें आपके 5 स्टेप्स होते हैं ग्लाइकोलिसिस में। प्रिपरेटिव फेज में को हम एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज भी बोलते हैं। क्या होता है, यहाँ इन्वेस्ट होती है, यानी कि जो ATP बनी वो क्या हो जाएगी, यूज हो जाएगी। तो इसमें क्या है, यूज ऑफ 2 ATP जो बनेगा वो यूज हो जाएगा। वहीं आपका पे आउट फेज में क्या है आपका, या फिर इसे हम एनर्जी जनरेशन फेज भी बोलते हैं, जनरेट ऑफ 4 ATP और आपका 2 NADH2 इसमें बनेगा। इसमें बनता है, उसमें खर्च होता है। याद रखना कि आपका प्रिपरेटिव में क्या है, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज है, और आपका ये क्या है, पे ऑफ है। तो इसमें क्या है, आपका यूज ऑफ 2 ATP, जो 2 ATP बने वो क्या है, यूज हो जाएंगे। जबकि आपका पे ऑफ में क्या है, 4 ATP बनेगा और आपका 2 NADH2 बनेगा। देखिए कैसे प्रोसेस होती है। पहला आपका मॉलिक्यूल क्या है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है जो इसमें की 6 कार्बन एटम होते हैं। ये ब्रेक डाउन होगा फर्स्ट स्टेप में, तो आपका 1 ATP रिलीज होगा। फिर आपका क्या है, दूसरे स्टेप में आपका स्लोली स्टेप चलेगी, थर्ड में फिर से 1 ATP बनेगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, ग्लिसरॉल 3 फास्फेट बन जाएगा। मगर ये जो 2 ATP यहाँ पर बने हैं फर्स्ट और थर्ड में, ये क्या हो जाएंगे, खर्च हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, यूज हो जाएंगे आगे के स्टेप्स के लिए। क्योंकि कहाँ से इन्हें एनर्जी मिलेगी, एनर्जी भी तो ये ATP से ही लेते हैं। तो ये ग्लूकोलिसिस की प्रिपरेटरी फेज में जो 2 ATP हमें मिलते हैं वो क्या होते हैं, आगे की रिएक्शन को कंटिन्यू करने के लिए क्या करने पड़ते हैं, हमें इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, यानी कि खर्च करने पड़ते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर 3 कार्बन एटम ऑफ हाइड्रोजन बन गया, ग्लिसरॉल 3 फास्फेट। अब यही ग्लिसरॉल 3 फास्फेट आगे 6 कंडीशन में आएगा, 6 रिएक्शन में आएगा। ये 5 हो गई, पहले में ATP बना, दूसरे में आपका कुछ भी रिलीज नहीं हुआ, थर्ड में आपका फिर से 1 ATP बना, और ये दोनों ATP कहाँ खर्च हो जाएंगे, आपका ग्लिसरॉल 3 फास्फेट बनने में। अब यही ग्लिसरॉल 3 फास्फेट क्या होगा, यहाँ 2 ATP निकलेगा और यहाँ से आपका 2 NADH 6 स्टेप में, किसमें, आपके 6 स्टेप में 2 NADH बनेगा। अब NADH बना, फिर आगे के प्रोसीजर में क्या होगा, 8 में कि जो 2 ATP बना था वो क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। फिर आगे 2 स्टेप में कुछ भी नहीं होगा, आगे स्लो प्रोसेस चलेगी, और आपका फाइनल 10 स्टेप में क्या होगा, पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और वहां पर आपके क्या होगा, 2 ATP गेन हो जाएगी। तो 2 ATP हमारा एक तो 8 में हुआ और एक 10 में हुआ, तो 4 ATP हो गया, और 2 NADH हमें कहाँ मिला है, हर 6 स्टेप में मिला है। तो वही है कि हमारा क्या है कि इन्वेस्टमेंट एनर्जी इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, 2 ATP बना हमारा 1 रिएक्शन से 5 रिएक्शन तक। तो प्रिपरेटरी फेज में आपका 1 to 5 होते हैं, 5 स्टेप, इसमें आपके 2 ATP बनेगा, मगर वो क्या हो जाएगा, इन्वेस्ट हो जाएगा। अब जो आपका पे आउट फेज है, इसमें आपके 6 से 10 तक रिएक्शन होती है, स्टेप्स होती है। तो 6 में आपको 2 NADH2 बनेगा, फिर आपके 8 में क्या होगा, 1 ATP
2 एटीपी गेन होगा। और इसी तरह 10 स्टेप में जब पायरुविक एसिड बनेगा तब वहां पर 2 एटीपी गेन होगा। तो इस तरह हमें पे ऑफ में क्या होता है 4 एटीपी और 2 NADH2 मॉलिक्यूल मिलते हैं। तो ये समझ में आया कि आपका ग्लाइकोलाइसिस को हमने क्या किया है, स्टेप 10 में पूरा कंप्लीट होता है। 3 आपके 5 स्टेप जो होते हैं प्रिपरेटरी फेज में होते हैं और 5 आपके पे ऑफ फेज में होते हैं। पे ऑफ में क्या है आपका 4 एटीपी का फॉर्मेशन होगा और 2 NADH2 बनेगा, जबकि आपका प्रिपरेटिव फेज में 2 एटीपी बनेगा मगर दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो यही बोलते हैं कि ये क्या है, इन्वेस्टमेंट, इसलिए से एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज भी बोलते हैं। समझ लगा आपको ये? अब हम देखेंगे कि किस तरह आपका प्रिपरेटरी फेज या फेज को एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज बोलते हैं, किस तरह आपका 5 स्टेप कवर करता है। तो पहला तो आपका ग्लूकोज हुआ। ग्लूकोज क्या है, हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोल्डिहाइड 6 फास्फेट में, है ना, आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कभी कभी क्वेश्चन ये पूछते हैं कि हेक्सोकाइनेज जो है वहां पर जो है कि कौन से आपके आयंस की प्रेजेंस होती है। तो आपको बताना है यहाँ पर Mg और Mn, किसकी, Mg और Mn। फिर इसके बाद क्या है, यहाँ पर क्या है एटीपी एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्रोसेस भी होगा। फिर आगे क्या होगा कि ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 6 फास्फेट है वो क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर फिक्स पार्ट में यानी कि जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना, 1 2, तो यहाँ पर जो लगा रहता है ना 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपका क्या है एक फास्फेट जुड़ेगा। जबकि आपका देखो आगे फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रक्टोज में आपका क्या है 6 फास्फेट। तो आपका क्या प्रिपरेटिव फेज में आपका क्या है कि यहाँ पर आया ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हुआ, हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। फिर आगे क्या होगा, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर एटीपी, अब यहाँ पर कौन सी एंजाइम की प्रेजेंस है, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज, क्योंकि यहाँ फ्रक्टोज आ चुका है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर फ्रक्टोज काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन होगा कि आपका फ्रक्टोज 1 6। अब यहाँ देखो ग्लूकोज की केवल 6 पोजीशन में ही फास्फेट लगेगा, इसका मतलब है कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है और उसकी 6 पोजीशन पे आपका क्या लगा है, फास्फेट लगा है। मगर यहाँ देखो फ्रक्टोज 1 6 बाई फास्फेट। अब फ्रक्टोज का जो हम स्ट्रक्चर इस तरह बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, पहला और 6, पहले और 6 दोनों पे फास्फेट एक मॉलिक्यूल आके ऐड हो जाएगा। समझ आया कि ग्लूकोज के केवल 6 मॉलिक्यूल पे आके एक फास्फेट लगता है, जबकि फ्रक्टोज में फर्स्ट और 6 दोनों पे एक एक फास्फेट आके, तभी यहाँ पर क्या हो गया बाई फास्फोफेट, बाई यानी कि 2 फास्फेट एटम ऐड होंगे। फिर आपका ये किसमें बन जाएगा, आपका मिथेनॉल, ये डाईहाइड्रोजिनेस एसीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा 5th स्टेप है। फर्स्ट स्टेप आपका हेक्सोकाइनेज जिसमें क्या कन्वर्ट हुआ, ग्लिसरॉल्डिहाइड 6 फास्फेट पे। सेकंड में आपका फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हुआ। फिर यहाँ पर एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है फास्फोफ्रक्टोज काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में, ये फ्रक्टोज 1 6 बाई फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। फोर्थ कंडीशन में क्या है कि ये मेथिल एसिड किसमें, आपका डाईहाइड्रो एसीटोन और आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट। अब इसके बाद आगे 6 स्टेप जो है वो किसमें जाएगी, पे ऑफ रिएक्शन में। यहाँ पर आपको पता है कि 2 एटीपी बना, एक यहाँ बना और एक यहाँ बना, मगर ये क्या हो जाएगा, दोनों खर्च हो जाएगा, इन्वेस्ट हो जाएगा आगे की प्रोसीजर को कंटिन्यू रखने के लिए। तो ये समझ में आया आपको प्रिपरेटिव फेज। अब इसी तरह हम एरोमिक इसका डायग्राम स्ट्रक्चर देखेंगे, किसका, आपका पे ऑफ फेज का। पे ऑफ फेज जिसे हम एनर्जी, ये क्या है आपका प्रिपरेटरी फेज, इसे क्या बोलते हैं, एनर्जी इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट फेज बोलते हैं। जबकि आपका जो सेकंड है वो क्या है, आपका एनर्जी जनरेट फेज, उसमें आपका 4 एटीपी और 2 NADH2 का फॉर्मेशन होगा। अब हम देखेंगे इसका पे ऑफ फेसेस। पे ऑफ यानी कि जिसमें कि आपकी एनर्जी जनरेट होती है। तो यहाँ पर क्या है कि आपका जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट हमें कहाँ मिला था, 5th स्टेप में मिला था। किसके स्टेप में, आपके जो पहला वाला था, आपका पहला क्या था, आपका एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज।
या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिपरेटिव फेज भी बोलते हैं। तो उसमें हमारा 5 स्टेप हो गए। 5 6 के बाद इस 6 स्टेप में क्या होगा कि 2 NADH2 का फॉर्मेशन होगा। किसकी प्रेजेंस में? आपका फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ये एंजाइम जो होगा यहाँ पर क्या है कि आपका जो एसीटो था, फास्फो एसीटो, वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन निकल जाएगा, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर कभी कभी पूछते हैं कि डिहाइड्रोजिनेस, जो फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, वो किसकी प्रेजेंस में? तो आपको याद रखना है H3PO4 की प्रेजेंस में यहाँ पर ये एंजाइम काम करता है। ये एंजाइम काम किया तो अब 7 स्टेप में क्या हुआ कि आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट है, जो कि आपका फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प से किसमें कन्वर्ट हो जाता है? 1,3 बाई फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आपके नेक्स्ट स्टेप में क्या है? फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड काइनेसिस, ये एंजाइम यूज होगा, और ये जो है आपका 1,3 बाई फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 2 मॉलिक्यूल आपका फास्फोग्लिसरॉल्डिक एसिड में, ग्लिसरिक एसिड में चेंज हो, और क्या हो जाएगा आपका 2 ATP में कन्वर्ट, किससे? किस मेथड से? आपका CLP मेथड। CLP यानी कि सबस्ट्रेट लेवल, आपका जो मैग्नेटिक वो प्रोटॉन, उसके बेस पे ये यहाँ पर हो जाएगा। अब CLP के बारे में हमने अपने लास्ट पार्ट में बताया है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि लास्ट पार्ट को देखेंगे हम। लास्ट पार्ट बोले तो पार्ट 3 में हमने इसको एक्सप्लेन किया है। फिर आपका नेक्स्ट स्टेप आता है कि म्यूटेट आइसोमेरिज्म, क्योंकि क्या है कि ये 3 पोजीशन पर लगा हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये म्यूटेट है, यानी कि एक ही जैसे है, तो म्यूटेट आइसोमेरिज्म कह सकते हैं हम इनको। तो ये 3 फास्फेट ग्लिसरॉल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोग्लिसरिक एसिड में। किसके प्रेजेंस में? आपका हाइड्रोजन म्यूटेट आइसोमर के प्रेजेंस में। फिर आपका आता है 2 मॉलिक्यूल PGA बन जाएगा। अब ये जो होगा इथेनॉल, अब इथेलेज एंजाइम यहाँ पर काम करेगा। इथेलेज एंजाइम जो होगा इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? PEP में। और ये आपका क्या होगा? पायरुवेट काइनेस की प्रेजेंट में क्या बन जाएगा? आपका पायरुविक एसिड बन जाएगा। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि जो ग्लाइकोलाइसिस है उसमें आपका क्या है कि 4 ATP और आपका 2 NADH2 बनता है, और इसमें क्या है आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो क्या है? आपका पायरुविक एसिड है। तो इस तरह हमने देखा कि ग्लाइकोलाइसिस जो है हमारा क्या है? 10 स्टेप में होने वाली रिएक्शन होती है, या आप कह सकते हैं कि पाथवे होता है। इसको EMB पाथवे भी बोलते हैं। क्यों? एम्बेडेड, और आपका अदर्स जो है साइंटिस्ट उनके नाम पर इनको क्या बोलते हैं? एम्बेडेड माइक्रो ऑफ, और आपका एक क्या थे? ये पार्सान, इनके नाम पर क्या होता है? EMP पाथवे साइंटिस्ट के नाम पे बोलते हैं। और ये 10 स्टेप में होता है। 5 स्टेप्स जो है हमने डिवाइड कर दिया 5 सेपरेट एंड 5 सेपरेट। 5 सेपरेट जो है वो आपके क्या है? आपका इसमें होता है एनर्जी प्रिपरेट, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेस होता है जिसमें 5 होते हैं, और यहाँ पर क्या होता है 2 ATP बनता है, बट 2 ATP क्या हो जाता है? खर्च हो जाता है। और आपका जो नेक्स्ट स्टेप है आपका क्या है? नेक्स्ट स्टेप एनर्जी जनरेट फेस। तो इसमें आपका क्या है कि 6 स्टेप में, और 8 स्टेप और 10 स्टेप में आपके 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP फॉर्म होंगे, और 6 में आपके 2 NADH2। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि मतलब जो नेट गेन क्या होता है? 4 ATP और 2 NADH2 होता है, और साथ में क्या है? इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या है? आपका पायरुविक एसिड है। तो आपको ग्लाइकोलाइसिस के याद रखना है कि 10 स्टेप है, 5 में है। अब ये इन्वेस्टमेंट यानी कि क्या है कि हमने क्या करना है कि उसे आगे बढ़ाने के लिए अपना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो क्या इन्वेस्ट करते हैं? ग्लाइकोलाइसिस अपना ATP इन्वेस्ट कर देती है अपने किस वाले? एक पहले जो रिएक्शन है फर्स्ट स्टेप में 1 ATP बनता है, 1 ATP बनता है 3 स्टेप में, और 5 स्टेप तक ये क्या होता है? खर्च हो जाता है। फिर आपको 6 स्टेप में 2 NADH2 बनेगा, और आपके 8 में 1 ATP 2 ATP बनता है, और 10 स्टेप में 2 ATP और NADH2 निकलता है, जहां पर आपका ग्लाइकोलाइसिस में आपका क्या है कि 2 आपका 4 ATP और आपका 2 NADH2 का फॉर्मेशन हो जाता है। और अगर हम एनारोबिक और एरोबिक का देखें, ये हमारा एरोबिक में है। किसमें? एरोबिक में हमारा क्या है? 2 ATP और 2 NADH2 फॉर्म। अब इसी में हम एनारोबिक वाला भी करेंगे ना। एनारोबिक में हमारा क्या बनेगा? 2 ATP। तभी हम बोल रहे हैं कि जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस है वहां पर क्या है? 4 ATP, क्योंकि 2 इसका और 2 एनारोबिक। एनारोबिक कंडीशन में क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस को कंटिन्यू करने के लिए हमें एनारोबिक रिस्पिरेशन की भी क्या होती है? हेल्प लगती है। तो यहाँ पर हमारा ये क्या है? एरोबिक है, जो हमने आपका पे ऑफ फेस बताया, और आपका
क्या बताया, एनर्जी जनरेट। अब एनारोबिक में 2 बनेगा, वो तो सिंपल सा पता है कि क्या हो जाएगा, आपका जो आगे ईटीएस में ना जाके कहाँ चला जाएगा, आपका NADH2, ये चला जाएगा आपके फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन भी 2 टाइप होता है, लैक्टिक एसिड है और आपका क्या है, अल्कोहलिक है। लैक्टिक एसिड में जाके वहां पर ऑक्सीडेज होके क्या बनाता है वहां पे, और NADH बना के ये रेडी करता है। तो इस तरह यहाँ पर हमारा ग्लाइकोलिसिस वाला कंसेप्ट पूरा होता है। अब हम आगे नेक्स्ट देखेंगे गेटवे पाथवे। गेटवे पाथवे या फिर हम इसी को लिंक रिएक्शन बोलते हैं, और इसके बाद हम क्रेब्स साइकिल। तो आपको क्या करना है, सब चीजों को सिस्टमैटिक वे में पढ़ना है और इसे कंटिन्यूशन में रखना है, क्योंकि जैसे ही चीजें आप कंटिन्यूशन में नहीं रखेंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे, मगर पीछे क्या होता जाएगा, भूलते जाएंगे। तो ये तो सही नहीं है कि आगे बढ़ने का और पीछे भूल जाने का। आपको क्या करना है, सारा लेवल इक्विवेलेंट रखना है, क्योंकि आपको और भी अदर सब्जेक्ट देखने हैं। ऐसा तो नहीं कि केवल बायोलॉजी पढ़ना है, अदर सब्जेक्ट देखने हैं। तो आपको क्या करना है, मैनेज करने के चलना है कि आपको पर आवर एक डे एवरी डे कितना स्टडी करना है, किस किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, और टाइम देने के साथ ही क्या करना है, आपको रिवीजन भी करना है। ऐसा नहीं टाइम दे रहे, टाइम देंगे तो चीज़ें इजी होती है, बट जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे तो चीज़ें स्ट्रांग नहीं होती। हमको काफ़ी टाइम तक अपनी मेमोरी सेट रखनी है, तो क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर वे में उसको स्टडी करना पड़ेगा और प्रॉपर वे में उसकी प्रैक्टिस और रिवीजन भी करना पड़ेगा। प्रैक्टिस और रिवीजन भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपका पढ़ना। जब तक आप चीज़ें समझेंगे नहीं, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, उतने उसके आगे जाने की प्रोसेस जो है वो आपकी प्रैक्टिस और कंटिन्यूशन पर है। रेगुलरिटी बनाइए और स्टडी को कंटिन्यू करिए।